नमस्कार। कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपकी हरियाणा जीके की क्लास है और ये क्लास बड़ी ही शानदार और लाजवाब आपके लिए जाएगी। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। साथियों, हम हरियाणा जीके एक बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और आशा करता हूं कि वो हरियाणा जीके आपको पसंद भी आ रही है। आप वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी देखने के बाद में जज करें कि आपको हरियाणा जीके कितनी समझ में आई, इसके अंदर आपको क्या क्या पर्सन समझ में आए, कौन कौन से आपको फायदे हुए इस वीडियो देखने से, और उसके बाद में आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये पूछ रहा है कि 2011 की जो जनगणना थी, पहले हम बात कर ले कि भारत के अंदर जो जनगणना हुई है, जनगणना भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में, लेकिन ये एक अनियमित जनगणना थी। ये कैसी जनगणना थी? अनियमित। अनियमित बोले तो इर्रेगुलर सेंसस थी जो 1872 में हुई थी। ये किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो आप बताएंगे ये जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन हम बात करें भारत के अंदर नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस की, तो भारत के अंदर नियमित जनगणना हुई 1881 में। 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई 1881, जिसके अंदर 100 जोड़ दे 1981। 1981 के अंदर आप याद रखिएगा जो आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, HBSC है, उसे चंडीगढ़ से भिवानी के अंदर स्थानांतरित किया गया था 1981 के अंदर। 1981 के अंदर ही चरखी दादरी की जो सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में लिया था 1981 में। 100 घटा दे 1881, भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी और यह जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन साथियों, यहीं पर आपने एक याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट कि 1881 के अंदर ही हरियाणा में किसानों के मसीहा दीन बंधु सर छोटूराम का जन्म भी हुआ था गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर। यह भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं दोस्तों 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और वैसे 15वें नंबर की जनगणना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर उच्च है? हरियाणा का वह जिला जिसकी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिस जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है, तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का वह जिला जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे उच्च है। लिटरेसी रेट महिलाओं की देखें तो सबसे उच्च है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुरुग्राम। पुरुष साक्षरता में यदि पूछे तो आप बता देना रेवाड़ी। और ओवरऑल साक्षरता में पूछे तो पहले स्थान पर गुरुग्राम, दूसरे स्थान पर पंचकुला, तीसरे स्थान पर अंबाला और चौथे स्थान पर फरीदाबाद। लेकिन पुरुष साक्षरता पूछे या महिला साक्षरता पूछे या ओवरऑल साक्षरता पूछे, आप किसे बताएंगे? तो आप बताएंगे मेवात सबसे नीचे है। याद रखें, महिला साक्षरता में भी सबसे नीचे है, पुरुष साक्षरता में भी सबसे नीचे है, ओवरऑल साक्षरता में भी सबसे नीचे है। लेकिन यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि लिंगानुपात में प्रथम स्थान किसका है, सेक्स रेशियो के अंदर यदि फर्स्ट स्थान पूछे तो सेक्स रेशियो के अंदर पहला स्थान है किसका? तो आप बता देना मेवात का। याद रखें, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से? आदि बद्री का संबंध साथियों, पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि ये जो आदि बद्री है, ये आदि बद्री कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो देखें एक बार ये इसको साफ कर देते हैं। हमारे द्वारा जो वीडियो आपको करवाई जा रही है ये बहुत अच्छी सीरीज है और ये आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप देखना ये पूछ रहा है कि आदि बद्री जो नामक स्थान है, आदि बद्री ये कौन सी नदी से संबंधित है? तो आदि बद्री कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर पड़ता है। और हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी कौन से जिले से प्रवेश करती है? हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी, जिसके किनारे महर्षि वेदव्यास ने बैठकर महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना कौन सी नदी के ऊपर की गई है? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। और वो सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है?
सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री से, और आदि बद्री कहाँ है तो आप बता देना यमुनानगर में है। आदि बद्री यमुनानगर में है, और आदि बद्री का संबंध कौन सी नदी से है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी से है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी से है, याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी तो आप बताएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी आखिरकार प्रधानमंत्री है, सभी को पता है, लेकिन इसके बाद भी कई स्टूडेंटों को यह नहीं पता कि श्री नरेंद्र मोदी सांसद है या विधायक है। आज हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो लोकसभा में सांसद बैठते हैं, तो नरेंद्र मोदी सांसद है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता विधायक चुना जाता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, और विधानसभा में विधायक बैठते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री विधायक है या सांसद है तो आप बताएंगे विधायक, और आपसे पूछे कि नरेंद्र मोदी जो विधायक है या सांसद है तो आप बताएंगे सांसद। और श्री नरेंद्र मोदी जिसने 22 जनवरी 2015 से पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। पानीपत से कब की थी तो आप बताएंगे 22 जनवरी 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। किसने? श्री नरेंद्र मोदी ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जब शुरुआत हुई तो इसकी प्रथम ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सेकंड ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा को बनाया गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जिसका संबंध रियो ओलंपिक से है, साक्षी मलिक जिसका संबंध कुश्ती से है, साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है, साक्षी मलिक जिसका जन्म 3 सितंबर 1992 में हुआ था। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। लेकिन आखिरकार क्वेश्चन ये उठता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत क्यों की, इसके पीछे क्या कारण था? तो श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से इसलिए की क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम था। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो पूरे देश में सबसे कम है, और ये लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई पानीपत से 22 जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब हरियाणा का लिंगानुपात सुधरेगा या नहीं सुधरा, तो इसी के लिए पानीपत के अंदर ही लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड बनाया गया। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहां है तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर है। साथियों, ये सभी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रधानता है? खनिज संसाधनों में कौन से जिले का दबदबा है तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है। कानोड़ का किला किसने बनवाया था तो आप बताएंगे बलबन ने। बलबन कौन से वंश का शासक था तो आप बता देना गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का संस्थापक किसका गुलाम था? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश की नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और वो मोहम्मद गोरी जो करनाल के अंदर तराइन की पहली लड़ाई में तो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन दूसरी लड़ाई में किसी और के धोखे के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। तराइन की पहली लड़ाई 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता था। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। अब की बार इस युद्ध में विजेता कौन था तो आप बताएंगे साथियों मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजेता हुआ करता था। यह चीज भी आपने याद रखनी। चलिए, खनिज संसाधनों में अधिकता है किसकी तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ की। दबदबा है, अधिकता है, एक तरफा सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय, हरियाणा के एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेड ऑफिस दूसरी जगह है, मुख्यालय दूसरी जगह है, महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय कहां है? नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्राष्ट्र है, नर्राष्ट्र या नंदीग्राम है। नर्राष्ट्र में या नंदीग्राम में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी जिसके दादा इब्राहिम सूरी थे। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उन सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। यह आपसे रिक्वेस्ट, अपील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? कोहिनूर पत्र के जो संपादक हैं वो कौन हुआ करते थे? एक बार देखेंगे हम कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। ये पूछ रहा है कि कोहिनूर जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे, तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये कोहिनूर पत्र के संपादक हुआ करते थे। कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक कौन थे या कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये कोहिनूर पत्र के संपादक हुआ करते थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका संबंध गुड़ियाणी से रहा है, गुड़ियाणी जो वर्तमान में रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। 1909 के अंदर एक मार्लिमेंटो सुधार आया था। 1909 में जो मार्लिमेंटो सुधार आया था उस सुधार का विरोध, मार्लिमेंटो सुधार का विरोध 1909 में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से किया था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था, हिंदी में हिंदुस्तान हिंद बंगवासी और उर्दू में अखबार चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र निकाले थे, जिनका संबंध आखिरकार रेवाड़ी से रहा है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना? ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से याद। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हरियाणा की वह नदी जिसका नाम टांगरी नदी है, और ये टांगरी नदी जिसका उद्गम स्थल पूछे तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स। टांगरी नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे मारकंडा की सहायक है। मारकंडा किसकी सहायक है? तो आप बता देना सरस्वती की सहायक है। टांगरी नदी सहायक है मारकंडा की, मारकंडा सहायक है सरस्वती की। और ये टांगरी नदी कहां से निकलती है? तो मोरनी हिल्स से निकलती है। मोरनी हिल्स कहां है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है उन्हें मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट पूछे तो 1220 मीटर, औसत ऊंचाई 1220 मीटर, लेकिन मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप बताएंगे करहो। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ये करहो मोरनी हिल्स का ही सर्वोच्च शिखर नहीं है, ये पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। ये हरियाणा में शिवालिक का सर्वोच्च शिखर है, ये हरियाणा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, ये उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, ये पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, ये मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 है। याद रखिएगा 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है। साथियों, बहुत जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन हुआ करते थे? अकबर आप जानते होंगे जिसका जन्म 1542 में हुआ था, राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर जो हुआ करता था एक मुगल सम्राट, अकबर जो गद्दी के ऊपर बैठा था 1556 में और रहा था 1605 तक। अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध शासक रेवाड़ी से था। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित अभी बता चुके हैं। साक्षी मलिक का संबंध है रोहतक के मोखरा गांव से। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सुल्तानपुर पक्षी विहार पूछे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछे और सुल्तानपुर झील पूछे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप गुरुग्राम को चुनेंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है वो, और वो बाद में नेशनल पार्क भी बना। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना? ये अभी जो लेटेस्ट ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1991 के अंदर बना था। 1991 के अंदर ही महम शुगर मिल बनी थी। 1991 के अंदर ही कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। 1991 के अंदर ही हरियाणा विकास पार्टी
की नींव रखी थी चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल जिसका संबंध गोलागढ़ भिवानी से है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। याद रखिएगा साथियों, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा सरकार में, तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, हरियाणा गठन के समय यहां कितने जिले थे? हरियाणा का जब गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। इस प्रकार का HSSC वाला काफी बार आपसे मजाक के तौर पर ये प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न यदि किसी से भी पूछेगा तो हरियाणा के अंदर जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सभी का ठीक होगा, और आपको मेरिट लिस्ट के अंदर वो क्वेश्चन लेकर जाएगा जो आपको आता है और किसी को नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएगा, जो क्वेश्चन सभी को आते हैं ना वो मेरिट लिस्ट में नहीं लेके जाएंगे। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा कि हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब ने हरियाणा को 35.18% क्षेत्रफल दिया था और उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले हुआ करते थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? यह पूछ रहा है कि जो बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहां है? तो आप बताएंगे जींद में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में, और बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो पिंजौर पंचकुला। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर पंचकुला। बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो आप बताएंगे जींद। या बीरबारा संरक्षण रिजर्व पूछे, बीरबारा संरक्षण रिजर्व पूछे या बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो आप जींद ही बताएंगे, एक ही बात है दोनों ही। उसके बाद में महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ऐसी महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो महिला पर्वतारोही, अरे ये पता है आपको, लेकिन इसमें देखना हम क्या क्या ऐड करते हैं। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसमें नाम आता है संतोष यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। संतोष यादव जिसका जन्म 1969 के अंदर हुआ था। संतोष यादव का जन्म 1969 के अंदर हुआ था। कपिल देव इससे 10 साल बड़े हैं, जो हरियाणा क्रिकेट के जन्मदाता माने जाते हैं। या 1983 के अंदर 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की बदौलत, वो कपिल देव जिनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था, उनका जन्म 1959 में हुआ था। लेकिन उसके 10 साल बाद, उससे 10 साल छोटी है संतोष यादव, 10 साल बाद जन्म हुआ संतोष यादव का। ये संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 10 मई 1992 के अंदर पहली बार, और अगली साल 10 मई 1993 के अंदर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई वाले दिन संतोष यादव। तो ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बन गई थी जिनका संबंध रेवाड़ी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, एकदम जहर तरीके से। थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? तो आज सिर्फ हम ऑप्शन बता रहे हैं, राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। इसके ऊपर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थानेसर नामक नगर है वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खिलाड़ी राम मेहर सिंह जिनका संबंध रोहतक से है, खिलाड़ी राम मेहर सिंह जिनका संबंध रोहतक से है, कौन से खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे कबड्डी से। खिलाड़ी रामवीर सिंह जिसका संबंध रोहतक से है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे कबड्डी से संबंधित है। बहुत अच्छे। हरियाणा में राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 5। हरियाणा से राज्यसभा में 5 सदस्य जाते हैं, और हरियाणा से संसद के उच्च सदन में कितने सदस्य जाते हैं? 5, क्योंकि संसद का उच्च सदन राज्यसभा ही है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। संसद में पूछे कितने सदस्य जाते हैं? 15, क्योंकि 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के। लोकसभा में या निम्न सदन में कितने जाते हैं? 10। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है एक्चुअल में, तो आप हमारे से वादा करें कि इस वीडियो को हम पूरे हरियाणा के अंदर फैला देंगे। और आप ऐसा करना भी साथियों, आपके 2-3 मिनट लगेंगे सभी ग्रुपों में शेयर करते हुए, आपका थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे व्यूअर वगैरह बढ़ जाएंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और हम बहुत बेहतरीन हरियाणा जीके की क्लासें आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।